हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर दीपा ढाकेज नीट बायोलॉजी। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे जल परागण, कीट परागण तथा पौधों में होने वाली विभिन्न युक्तियाँ जिनके द्वारा पौधे स्वपरागण की प्रक्रिया को अवॉइड करके पर परागण की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। लास्ट सेशंस में हम परागण की प्रक्रिया ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और परागण की प्रक्रिया के साथ साथ अजैविक कारकों के द्वारा होने वाले परागण में वायु परागण की प्रक्रिया को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे मुख्य रूप से जल परागण। जब हम जल परागण पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आपको नेम से क्लियर है, वाटर पॉलिनेशन और जल के द्वारा परागण का अर्थ है कि परागण की प्रक्रिया में आप याद रखिएगा मुख्य रूप से जल जो है वो अजैविक कारक के रूप में अथवा एबायोटिक फैक्टर के रूप में कार्य करता है। जल द्वारा परागण होने की प्रक्रिया को सामान्य रूप से हाइड्रोफिली भी कहा जाता है। तो ये पार्ट आप याद रखिए, इस प्रक्रिया को हम सामान्य रूप से कहते हैं हाइड्रोफिली। जब हम द्विबीजपत्रीय और एकबीजपत्रीय पौधों में जल परागण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं तो उस अवस्था में याद रखिए लगभग 30 आपके जेनेरा अथवा वंश है जहाँ पर जल परागण की प्रक्रिया पाई जाती है। महत्वपूर्ण भाग आप याद रखिए कि जल परागण जब भी उपस्थित होगा, जल परागण की प्रक्रिया में वाटर हम पढ़ते हैं कि जल दो प्रकार का होता है, लवणीय जल और स्वच्छ जल। तो यहाँ पे जब हम जल परागण पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी को आप फॉलो करते हैं तो यहाँ मुख्य रूप से पौधों के उदाहरण याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। यहाँ पर हम पढ़ते हैं लवणीय जल अथवा समुद्री जल। लवणीय जल जब आप पढ़ रहे हैं तो लवणीय जल में जल परागण मुख्य रूप से समुद्री घास अथवा हम कह रहे हैं ज़ूस्टेरा का पौधा, और ज़ूस्टेरा के पौधे में सामान्य रूप से ज़ूस्टेरा को सी ग्रास या समुद्री घास भी कहा जाता है। इस पौधे में भी जल परागण है, परंतु जल परागण लवणीय जल में है। जब हम स्वच्छ जल की ओर आते हैं तो स्वच्छ जलीय पौधों में या स्वच्छ जल के पौधों में मुख्य रूप से आप याद रखिएगा, इंग्लिश के नाम ही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वाटर लिली हम कहते हैं या जलकुमुदनी कहते हैं इसको। फिर एक है आपका वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी आप पढ़ रहे हैं तो वाटर हाइसिंथ अथवा जलकुंभी हम कह रहे हैं। नेक्स्ट आपका हाइड्रिला का पौधा है, हाइड्रिला भी आपका स्वच्छ जल में पाया जाने वाला प्लांट है। प्लस इसके अलावा आप पढ़ते हैं वेलिसनेरिया के पौधे। तो ये जो आपके प्लांट है वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, जलकुंभी और वाटर लिली या जलकुमुदनी आप कह रहे हैं, ये सभी पौधे आप याद रखिए मुख्य रूप से स्वच्छ जल के स्रोतों में पाए जाते हैं। अब जब हम परागण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मुख्य रूप से याद रखिए कि यह ज़रूरी नहीं है कि समस्त जलीय पौधे केवल और केवल जल के द्वारा ही परागण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। पेयर ऑफ प्लांट या पौधों का ऐसा युग्म जो जल में अथवा जलीय पौधे होने के बाद भी उनमें परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होगी, कीटों के द्वारा अथवा वायु के द्वारा। इस साल के नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ, ये दो प्लांट ऐसे हैं, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ। आइशोर्निया भी कह रहे हैं वाटर हाइसिंथ को। वाटर हाइसिंथ को हम बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ठीक है। तो वाटर लिली एवं वाटर हाइसिंथ इन दोनों ही पौधों में आप याद रखिए परागण की प्रक्रिया कीट एवं वायु द्वारा, वायु व कीटों द्वारा संपन्न होती है। ये पार्ट आप बिल्कुल याद रखिएगा। सेकेंडली, जब हम ये प्रक्रिया पढ़ रहे हैं तो क्यों महत्वपूर्ण है ये, या क्यों स्पेशली हम इन दो एग्जाम्पल्स में स्टडी करते हैं। तो प्लांट देखिए जल में उपस्थित है, परंतु परागण की प्रक्रिया यहाँ पे किसके द्वारा हो रही है, वायु के द्वारा या कीटों के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अगर जल परागण की प्रक्रिया पौधों में पाई जा रही है
तो किन प्रकार की विशिष्टताएं पौधों में होंगी या किस प्रकार की विशिष्टता परागकण में पाई जाती है। जो स्टूडेंट्स बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स याद रखिए, ये क्वेश्चन प्रॉपरली प्रिपेयर करिए। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि 2 लक्षण लिखिए, विशिष्ट 2 लक्षण लिखिए जो कि जल परागित होने वाले परागकणों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा परागकणों के हम लक्षण देखते हैं। परागकणों के लक्षण, जब हम परागकणों के लक्षणों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, पहला लक्षण हम पढ़ते हैं कि परागकण में बाह्यभित्ति एक्साइन, जिसको हम कह रहे हैं एक्साइन, अनुपस्थित होती है, परंतु एक्साइन के स्थान पर अनुपस्थित होती है, परंतु श्लेष्मीय आवरण, एक्साइन के स्थान पर आप याद रखिएगा श्लेष्मीय आवरण उपस्थित, तथा यह श्लेष्मीय आवरण आपको याद रखना है किस कारण, किस लिए उपस्थित है। यह श्लेष्मीय आवरण उपस्थित होता है, उपस्थित जो परागकणों को सड़ने व गलने से रोकते हैं। ये पार्ट एक तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण लक्षण, गलने से रोकते हैं, फर्स्ट पार्ट याद रखिए। सेकंड हम यहाँ पे लक्षण स्टडी करते हैं, जो सेकंड लक्षण हम पढ़ रहे हैं परागकणों का। तो परागकणों में याद रखिए सेकंड इसमें हम पढ़ते हैं कि परागकण पतले, लंबे तथा फीतेनुमा अथवा रिबन के समान होते हैं। तो ये पार्ट याद रखिएगा कि रिबन के समान होंगे, रिबन के समान होते हैं। तो ये पार्ट महत्वपूर्ण कैरेक्टर है और मुख्य रूप से सिरेटोफिलम नामक एक पौधा है अथवा वह पौधे, जलीय पौधे जिनमें परागण की प्रक्रिया जल के अंदर पाई जाती है, उन पौधों में मुख्य रूप से याद रखिए परागकण पतले होंगे, लंबे होंगे और रिबन के समान होते हैं। दूसरा, ये जो परागकण है, ये समस्त परागकण जलीय पौधों में परागकण याद रखिएगा निष्क्रिय क्रिया अथवा पैसिव संवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। तो परागकण आप याद रखिएगा, परागकण निष्क्रिय संवहन अथवा पैसिव, आप पढ़ते हैं पैसिव क्रिया के द्वारा स्थानांतरित होते हैं, अर्थात केवल जल के प्रवाह के द्वारा ही उनका स्थानांतरण पाया जाता है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग इन परागकणों के स्थानांतरण में अथवा संवहन में नहीं पाया जाएगा। कुछ पौधों में, वेलिस्नेरिया में जैसे हम देखते हैं, कुछ पौधों में आप याद रखिएगा मेल फ्लावर अथवा परागकण बोट शेप अथवा नाव के आकार के, बोट शेप के परागकण की उपस्थिति भी विशिष्ट लक्षण होता है। तो ये कुछ लक्षण याद रखिएगा, ये विशिष्ट लक्षण आपके हैं जो कि परागकण में पाए जाते हैं जब पौधे जल के द्वारा परागकण को प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण पार्ट अपने को पढ़ना है कि वेलिस्नेरिया के पौधे में परागण की प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होती है। फिर से ये पार्ट याद रखिए बोर्ड के लिए, फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वेलिस्नेरिया के पौधे में परागण की प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होती है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं कि वेलिस्नेरिया के पौधे में जल परागण, जब हम वेलिस्नेरिया में जल परागण पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम देखिए जो वेलिस्नेरिया का पौधा है ये डायोशियस पादप है जिसमें मेल और फीमेल प्लांट एक दूसरे से पृथक पृथक पाए जाते हैं। डायग्राम के द्वारा ही इसको प्रॉपरली समझिएगा। दूसरा, जो परागकण है वो पहले ही हम पढ़ चुके हैं, बोट के आकार के परागकण निष्क्रिय क्रिया द्वारा या निष्क्रिय संवहन द्वारा स्टिग्मा अथवा वर्तिकाग्र के संपर्क में आते
हैं, तो ये भी याद रखिएगा, स्टिग्मा के संपर्क में आते हैं। दूसरा, जब हम वेलिस्नेरिया में परागण पढ़ना प्रारंभ करते हैं, डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें आप देखिएगा प्लांट्स आपके 2 डिफरेंट टाइप्स के हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और थोड़ा डायग्राम आपका डिफरेंट है एज कंपेयर टू द एनसीईआरटी। मेल प्लांट्स देखिएगा, मेल प्लांट्स सबमर्ज्ड हम कहते हैं, मेल प्लांट्स को मतलब पानी में अंदर डूबे हुए होते हैं। और इन पौधों में यहाँ पर ये याद रखिएगा वेलिस्नेरिया के मेल प्लांट, वेलिस्नेरिया के मेल प्लांट यहाँ पर परागकणों को अथवा मेल फ्लावर्स को पानी में विमुक्त करते हैं और ये परागकण आप याद रखिए निष्क्रिय गति करते हुए स्टिग्मा के संपर्क में आते हैं। जब हम फीमेल फ्लावर को अपीयर करते हैं तो फीमेल फ्लावर देखिए, फीमेल प्लांट देखिएगा वेलिस्नेरिया का लंबाई में अत्यधिक होंगे मेल प्लांट की तुलना में। और दूसरा, ये जो फीमेल प्लांट्स होते हैं, ये फीमेल प्लांट सरफेस फीडर मतलब ये फीमेल प्लांट्स सतह तक वृद्धि करते हैं तथा इनमें उपस्थित वर्तिका अत्यंत कुंडलित होती है और वर्तिकाग्र सतही स्तर पर उपस्थित होता है। ये जो वर्तिका और वर्तिकाग्र है यहाँ पर वेलिस्नेरिया में, ये सतत रूप से रोटेशनल मूवमेंट गोल गति करते हुए रहेंगे इस तरह से, और रोटेशनल मूवमेंट के कारण पानी में ये गोलाकार स्प्रिंग्स का या घूर्णन गति के कारण ये स्ट्रीम्स को उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण लहरें उत्पन्न होती हैं। और जैसे ही परागकण इस गतिशील पानी के संपर्क में आता है, यह गति पानी में किसके द्वारा उत्पन्न हो रही है, स्टिग्मा और हाईली कॉइल्ड स्टाइल के द्वारा। तो जब ये गति के कारण परागकण इसमें अंदर आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो धीरे धीरे यह परागकण गोलाकार रूप में या घूर्णन गति करते हुए पानी के साथ स्टिग्मा के संपर्क में आते हैं और परागण की प्रक्रिया को अचीव करते हैं या परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये विशिष्ट रूप से याद रखिएगा, विशिष्ट लक्षण कि मेल प्लांट आपके सबमर्ज्ड या पानी के अंदर है, असंख्य मात्रा में पॉलिन ग्रेन्स को निर्मित करते हैं या नर पुष्पों को निर्मित करते हैं, और ये नर पुष्प अथवा परागकण निष्क्रिय रूप से गति करते हुए वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। फीमेल फ्लावर में वर्तिका और वर्तिकाग्र याद रखिए, वर्तिका की लंबाई अत्यधिक है, अत्यंत कुंडलित वर्तिका उपस्थित है, और सत्पूर्ण रूप से जो वर्तिकाग्र है वो वर्तिका की अत्यंत लंबाई के कारण पानी में रोटेशनल मूवमेंट करके स्प्रिंग्स को या लहरों को उत्पन्न करते हैं, जो परागकणों को स्टिग्मा की तरफ स्थानांतरण करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये मुख्य आप याद रखिएगा वेलिस्नेरिया में। जल परागकण के बाद अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं जैविक कारकों के द्वारा परागकण। अजैविक कारक 2 ही पढ़ने हैं, एक है वायु परागण वायु के द्वारा और जल के द्वारा। अजैविक कारकों में अगर क्वेश्चन आपको आता है तो वो याद रखिए आपकी महत्वपूर्ण कारक या अधिकांश पौधों में वायु के द्वारा ही अजैविक कारकों के रूप में परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं वायु जो आपके जैविक कारक है। जैविक कारकों में मुख्य रूप से अपने को पढ़ना है कीट परागण। तो कीट परागण के बारे में अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं जैविक कारकों के द्वारा होने वाले परागण की प्रक्रिया। जैविक कारक व परागण, विभिन्न प्रकार के जैविक कारक एवं उनके द्वारा होने वाले परागण की प्रक्रिया हम लास्ट सेशंस में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम मुख्य रूप से और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि विभिन्न जैविक कारकों में महत्वपूर्ण और सामान्य जैविक कारक कीट होते हैं, और इसी कारण से हम इसको कहते हैं कीट परागण। और कीट परागण को जब आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो लगभग समस्त कीटों में आप याद रखिएगा मोस्ट पॉलन विजिटर हम पढ़ते हैं मधुमक्खी अथवा हनी बीज आप पढ़ रहे हैं। हनी बीज मोस्ट कॉमन अथवा सर्वाधिक रूप में पाए जाने वाले परागकर्ता कहलाते हैं। तो ये पार्ट याद रखिएगा कि विभिन्न प्रकार के कीटों में महत्वपूर्ण रूप से जो हनी बीज होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट और पैराग्राफ आप 13th और 14th चैप्टर में क्लास 12th में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिए कीट परागण जब पौधों में संपन्न होता है तो पुष्पों के क्या होंगे, पुष्प देखिए अत्यधिक आकर्षित पुष्प होते हैं,
कलरफुल होंगे और कलरफुल के साथ साथ सुगंध उनमें पाई जाती है, या हम कहते हैं कि फ्रेग्रेंस प्रेजेंट होती है। तो फ्रेग्रेंस या विशिष्ट आप याद रखिए सुगंध होती है, जिसके कारण कीट जो है पुष्पों की तरफ आकृष्ट होते हैं या आकर्षित होते हैं। दूसरा आप याद रखिए कि अगर पुष्प छोटे हों तो छोटे पुष्प होने पर वो समस्त पुष्प एक बड़े पुष्पक्रम के रूप में विन्यस्त होते हैं। तो पुष्पक्रम विन्यास, यहाँ पर आपको विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रमों के विन्यास मिलेंगे। और एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण याद रखिएगा पुष्पों का, जब कीट परागण होते हैं तो परागकणों का मुख्य लक्षण है कि परागकण चिपचिपे अथवा स्टिकी होंगे। परागकण चिपचिपे होते हैं, और ये क्यों चिपचिपे हैं ये याद रखिएगा कि परागकणों की बाह्य सतह पर अथवा एग्जाइन पर पॉलिन किट नामक पदार्थ मुख्य रूप से संचित होना प्रारंभ होता है, जिसके कारण परागकण स्टिकी या चिपचिपे होंगे, जो कीटों के माउथ पार्ट और विंग्स से आसानी से अटैच होते हैं। और नेक्स्ट आप याद रखिए कि मकरंद ग्रंथि की उपस्थिति कीट परागित होने वाले पुष्पों का विशिष्ट लक्षण होते हैं। तो ये पार्ट आप इतना याद रखिएगा, कीट परागण जब भी उपस्थित होगा तो पुष्पों में यह विशिष्ट प्रकार के लक्षण उपस्थित होते हैं। अब जब आप कीट परागण पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका आता है कि पौधे क्या कीटों को प्रदर्शित कर रहे हैं या प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण कीट बार बार या अगेन एंड अगेन जो इंसेक्ट्स हैं वो आके फ्लावर्स को विजिट करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए हम पढ़ते हैं टू रिवॉर्ड्स, या रिवॉर्ड्स के लिए मुझे एक्चुअली हिंदी का प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे याद रखिए कि पौधे जो है वो कीटों को दो विभिन्न प्रकार के लालच आप कह सकते हैं रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। ये जो दो रिवॉर्ड्स हैं इसमें याद रखिए एक है पॉलेन या परागकण, और दूसरा आपका होता है मकरंद अथवा इसको हम कहते हैं नेक्टर। तो पॉलेन और नेक्टर आप याद रखिएगा दो रिवॉर्ड्स हैं, और इसके कारण आपके जो कीट होते हैं वो बार बार एक ही पुष्प के संपर्क में आके परागण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। परागण जब हम पढ़ रहे हैं तो परागण याद रखिए यह एक तरह का सहसंबंध है, और इस सहसंबंध को हम सामान्य रूप से कह रहे हैं सिम्बायोसिस अथवा म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। तो सिम्बायोसिस का एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में हम परागण पढ़ते हैं, क्योंकि जो परागकर्ता या कीट है वो पौधे को परागण की प्रक्रिया में सहायक है, और उसके बदले में जो पुष्प है वो कीटों को अपने कुछ पराग और मकरंद अथवा नेक्टर भोज्य के रूप में प्रदान करता है। अतः दोनों ही पौधे एवं परागकर्ता अथवा कीट एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। अतः हम सामान्यतः कहते हैं कि यह सिम्बायोसिस की प्रक्रिया है। जब इसी प्रक्रिया को हम आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जो केवल परागकण और मकरंद का उपयोग तो करते हैं, परंतु वो किसी भी प्रकार से पौधों को परागण की प्रक्रिया में सहायता नहीं करते हैं। इसलिए पौधों ने इस प्रकार के कीटों से, रॉबर्स और चीटर्स हम उनको कहते हैं, उन कीटों से बचने के लिए आप याद रखिए कुछ विशिष्ट युक्तियों का निर्माण किया है। वह युक्तियाँ आपको मुख्य रूप से मिलती है एमॉर्फोफिलस के पौधे में। तो एमॉर्फोफिलस आप याद रखिएगा, एमॉर्फोफिलस का पुष्पक्रम ये लास्ट ईयर अथवा बिफोर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है। एमॉर्फोफिलस के पुष्पक्रम सबसे लंबे पुष्पक्रम होते हैं, और यहाँ पे याद रखिएगा, और इस पौधे में जो इंसेक्ट अथवा कीट ओवरी को अथवा अंडाशय को ओवी पोजीशन के रूप में अथवा एग लेइंग के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पे जब भी कीट प्रवेश करेगा अंडाशय में अथवा पुष्प के
पुष्पक्रम में या इन्फ्लोरेसेंस में, तो वो ओवी पोजीशन अथवा एग्स लेइंग के लिए प्रयुक्त करता है। एग धीरे धीरे आप याद रखिए लार्वा और लार्वा से नए कीटों में विकसित होते हैं। उस दौरान अंडाशय, जो पुष्प के अंडाशय है, वो अंडाशय और ओवरी आप याद रखिए विकसित होने वाले कीटों को एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं और भोज्य पदार्थ को सतत रूप से स्थानांतरित करते हैं। और जब कीट विकसित हो जाते हैं तो वो कीट बीजों को अपने साथ लेकर बीजों के स्थानांतरण में या बीजों के परिवहन में मदद करते हैं। तो एमोर्फोफिलस के पौधे में जब भी विशिष्ट कीटों के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होगी तो कीट परागण के साथ साथ आप याद रखिए बीजों के डिस्पर्सल में भी या बीजों के वितरण में भी सहायक होते हैं। तो ये पार्ट याद रखिएगा। एमोर्फोफिलस में सबसे लंबा पुष्पक्रम होता है, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है। तो ये इतना पार्ट याद रखिएगा, कीट परागण से संबद्ध है आपका और परागण की प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न होती है। अब जब हम पढ़ते हैं कि पुष्प जो है वो स्वपरागण और परपरागण को प्रदर्शित करते हैं, तो परपरागण आप याद रखिए हमेशा हम पढ़ रहे हैं कि परपरागण के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो बीज है अथवा उत्पन्न होने वाला जो प्रोडक्ट है वो उच्च गुणवत्ता का होता है, क्योंकि परपरागण के द्वारा मेल एवं फीमेल गैमेट से दो भिन्न भिन्न पौधों के डीएनए मिश्रित होकर या फर्टिलाइजेशन के द्वारा विभिन्नताओं को निर्मित करते हैं। परंतु स्वपरागण में आपने पढ़ा हुआ है कि विभिन्नताएं पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है। अतः जो पौधे स्वपरागण करते हैं वो पौधे भी स्वपरागण को अवॉइड करके परपरागण की प्रक्रियाओं में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे पौधे जिनमें सामान्यतः स्वपरागण होता है उन पौधों में पुष्प किन प्रकार की युक्तियों का निर्माण करते हैं जिनके कारण वो स्वपरागण को टालकर परपरागण को संपन्न करते हैं। तो यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि पौधों में अथवा पुष्पों में परपरागण संपन्न करने के लिए युक्तियाँ अथवा मेथड्स, आप ये पार्ट याद रखिएगा। अब जब आप ये पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है ये पढ़ना या ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि क्या ऐसी अवस्थाएं हैं जिसके कारण पौधे में स्वपरागण होता है या पुष्प में स्वपरागण। तो स्वपरागण के लिए आप देखिए शॉर्ट में आप देखिए जब हम स्वपरागण पढ़ते हैं तो स्वपरागण के लिए विशिष्ट विधियाँ पढ़ते हैं कि जो पुष्प है वो कैसे होता है, बाइसेक्जुअल। जब फ्लावर बाइसेक्जुअल होगा तभी आपका क्या होगा, स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। यूनिसेक्जुअल फ्लावर्स में हमेशा परपरागण होगा। दूसरा आप पढ़ते हैं कि जो वर्तिकाग्र और एंथर या स्टिग्मा और एंथर दोनों एक ही स्तर पर अथवा लेवल पर उपस्थित होते हैं। और तीसरी अवस्था है स्वपरागण के लिए कि दोनों युग्मक मेल एवं फीमेल दोनों युग्मक एक समान अथवा एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। इन तीन अवस्थाओं के होने पर ही आप याद रखिएगा स्वपरागण की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है। अब अगर किसी पौधे को स्वपरागण को अवॉइड करके उसको परपरागण में प्रवेश करना है तो सामान्य रूप से इन तीनों में से किसी एक विधि को वो अवॉइड करेगा और उसके पश्चात वो परपरागण को प्रारंभ करना शुरू करता है। तो जब हम परपरागण की युक्तियों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो एक हम पढ़ते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण विधि और सबसे सामान्य विधि कि पुष्प कैसे उत्पन्न होंगे। पुष्प यूनिसेक्जुअल उत्पन्न होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल फ्लावर्स भिन्न भिन्न होंगे। सबसे आसान विधि है। अगर पुष्प यूनिसेक्जुअल उत्पन्न नहीं हो पाए उस अवस्था में पुष्प जो है
वो सेकेंड अथवा थर्ड कंडीशन को फॉलो करती हैं, ये बिल्कुल याद रखिए। तो पौधों में परपरागण को संपन्न करने के लिए अपनाई जाने वाली सबसे सामान्य युक्ति कि बाइसेक्जुअल फ्लावर की जगह पुष्प कैसे उत्पन्न होंगे, यूनिसेक्जुअल। दूसरी विधि आप पढ़ते हैं, दूसरी विधि को हम सामान्य रूप से कहते हैं हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का मीनिंग आप याद रखिएगा कि इस विधि में सेकेंड के लिए जो स्टिग्मा और एंथर दोनों एक ही सतह पर उपस्थित होते हैं, समान सतह पर उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पर या तो पुष्प वर्तिका की लंबाई को अत्यधिक इंक्रीज करेगा या फिर एंथर का जो फिलामेंट है या आपका पुमंग का जो तंतु होता है उस तंतु की लंबाई में अत्यधिक वृद्धि की जाती है। तो हेटेरोस्टाइली मतलब याद रखिएगा पुमंग के तंतु अथवा वर्तिका की लंबाई में परिवर्तन। अब सामान्य रूप से देखिएगा, अगर ये कब होगा, जब फ्लावर यूनिसेक्जुअल उत्पन्न नहीं हो पाए। फ्लावर कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, बाइसेक्जुअल फ्लावर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। उस कंडीशन में देखिएगा नॉर्मली फ्लावर कैसे थे आपके, गाइनोशियम उपस्थित है ये, और इसी पुष्प में बाइसेक्जुअल है तो एंथर उपस्थित है। सामान्य रूप से जब स्वपरागण होगा तो एंथर और स्टिग्मा दोनों एक सतह पर होंगे, परंतु अगर पुष्प पर परागण के लिए प्रवेश करता है तो उस अवस्था में याद रखिएगा कि ये आपका जो या तो एक कंडीशन हो सकती है कि एंथर अपनी लंबाई, तंतु की लंबाई को अत्यंत लंबा कर लेते हैं, परिणाम स्वरूप ये जो परागकण है वो सीधे सीधे वर्तिकाग्र के संपर्क में आना बंद हो जाता है। और नेक्स्ट आप या तो पढ़ते हैं कि जो वर्तिका है इसकी लंबाई अत्यधिक बढ़ जाती है और पुमंग के तंतु की लंबाई वास्तविक रूप में ही पाई जाती है। तो यहाँ पे वर्तिकाग्र का एंथर के साथ जो संपर्क है वो समाप्त होता है और इन दोनों ही विधियों को सामान्य रूप से हम कहते हैं हेटेरोस्टाइली। ऑब्जेक्टिव के लिए ये पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो जो स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो थोड़ा इस पार्ट को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक मेन रीज़न ये भी है कि क्वाइट बोरिंग पार्ट है ये, और कॉन्सेप्चुअली अगर आप क्लियर नहीं है कि बाइसेक्जुअल, यूनिसेक्जुअल स्वपरागण के लिए क्या विधियाँ आवश्यक, युक्तियाँ आवश्यक है या परिस्थितियाँ आवश्यक है, तो ये पार्ट वैसे भी थोड़ा डाउट्स रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इस पार्ट को पढ़िएगा। और थर्ड आपकी विधि है, तीसरी विधि क्या यूज़ करेंगे कि स्वपरागण के लिए जब दोनों युग्मक एक समय पर निर्मित होने चाहिए, एक समय पर परिपक्व होने चाहिए, तो उस विधि को भी अधिकांश पौधे यूज़ करते हैं कि दोनों युग्मकों के परिवर्तन के समय में, परिपक्व होने के समय में वो क्या करेंगे, परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो इस विधि को हम सामान्य रूप से कहते हैं हेटेरोगैमी। हेटेरोगैमी का मीनिंग है कि युग्मकों के परिपक्व होने के समय में अंतर, या तो मेल गैमेट्स पहले डेवलप हो जाएंगे या फिर फीमेल गैमेट्स पहले डेवलप होते हैं। इस पार्ट से क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके आ चुके हैं। एक टर्म हम पढ़ते हैं प्रोटेंड्री एंड सेकेंड टर्म हम पढ़ते हैं गाइनेंड्री। प्रोटेंड्री का मीनिंग याद रखिए, प्रोटेंड्री मीन्स एंथर का विकास पहले हो जाएगा या पुमंग का विकास पहले संपन्न होता है। तो प्रोटेंड्री में आप याद रखिएगा कि नर युग्मक अथवा मेल गैमेट का पहले परिपक्व होना, तब उस अवस्था को हम कहते हैं प्रोटेंड्री। और अगर हम गाइनेंड्री पढ़ते हैं तो गाइनेंड्री में इसका ऑपोजिट याद रखिएगा, गाइनोशियम पहले परिपक्व होंगे और मैच्योर होंगे, या फिर आप कहते हैं कि फीमेल गैमेट्स पहले नर युग्मक के पहले परिपक्व होते हैं। तो दोनों ही युग्मक भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। मेल गैमेट पहले परिपक्व होंगे तो प्रोटेंड्री, फीमेल गैमेट पहले परिपक्व होंगे तो गाइनेंड्री। भिन्न भिन्न पौधों में परिस्थितियों के अनुसार प्रोटेंड्री अथवा गाइनेंड्री का उपयोग करके पुष्प स्वपरागण की प्रक्रिया को अवॉइड करते हैं और परपरागण की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। इतना पार्ट आप याद रखिएगा जो आपको पढ़ना है परागण के अंतर्गत। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में अगेन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं
जिसमें आप पढ़ते हैं कृत्रिम हाइब्रिडाइजेशन या कृत्रिम संकरण के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। और फिर आप पढ़ते हैं पौधों में पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन की किस प्रक्रिया के द्वारा स्टिग्मा अथवा वर्तिकाग्र यह पहचानने में सक्षम है कि परागकण उसके अपने ही पौधे का है या अपने ही प्रजाति का है अथवा परागकण किसी अन्य प्रजाति के पौधे का है। तो वो पार्ट हम नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे। तब तक जो आज जिन स्टूडेंट्स ने आज न्यू स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने आज से ही ज्वाइन किए हैं क्लास सेशंस को, उनको अगेन कहूँगी कि काइंडली पहले के जो सेशंस अपलोडेड है 11th और 12th के, उनको एक बार आप देख सकते हैं। और आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको कुछ भी हेल्प मेरे इन सेशंस के थ्रू मिल रही है, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, और नेक्स्ट सेशन तक आप सभी मोटिवेट रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए।